हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा म्यूज़िक। आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं एक और एपिसोड लीजेंड ऑफ द ब्लू सी का। गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी लीजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड नंबर 19 को। जी हाँ, ऑलमोस्ट हमारी सीरीज़ एंडिंग पॉइंट पर आ चुकी है क्योंकि इस सीरीज़ के टोटल 20 एपिसोड है और ये एपिसोड हमारा 19 है, तो हमारा सिर्फ एक ही एपिसोड बाकी रह गया है। गाइस, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस को आप मिस ना करें। और हाँ, अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बाकी के एपिसोडों को पहले देखिए ताकि आपको यह स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। मैं बाकी एपिसोड्स के लिंक इस वीडियो में दे दूँगी जहाँ से आप जाकर ईज़िली बाकी एपिसोड्स को भी देख सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जब चिहुन जुंजे को मारने के लिए उस पर गोली चलाता है तो जलपरी बीच में आ जाती है और जुंजे को बचा लेती है। जुंजे को तो वह बचा लेती है लेकिन वह गोली जलपरी को लग जाती है। जी हाँ, गोली जलपरी को लग जाती है। फिर कहानी में आगे दिखाया जाता है कि पुलिस चिहुन को पकड़ लेती है और फिर जलपरी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जलपरी को इस हालत में देखकर जुंजे काफ़ी परेशान होता है क्योंकि उसे सारी पास्ट की बातें याद आने लग जाती है कि किस तरह से पास्ट में सेवा उससे बिछड़ गई थी। उसे डर है, क्या ऐसा ही इस बार हमारे साथ होगा? क्या मुझसे इस बार फिर से मेरा प्यार छिन जाएगा? क्या हमारी लव स्टोरी अधूरी रह जाएगी? जैसे कि दोस्तों, हमने पास्ट में देखा था कि जब सरदार जलपरी को मारने के लिए आता रहता है तो वहाँ पर दामरोंग आकर जलपरी को बचा लेता है। वो भाला जो उसको मारने के लिए फेंका जाता है जलपरी को, उस समय में उसे अपने ऊपर ले लेता है दामरोंग और जलपरी को बचा लेता है। इसी तरह इसमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में कि जलपरी ने अपनी जान को खतरे में डालकर जुंजे को बचा लिया है। पर आगे क्या होता है? बैक टू द स्टोरी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जुंजे की माँ और चाचा की भाभी को इस सारे इंसिडेंट के बारे में न्यूज़ से पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब पुलिस चिहुन को पुलिस स्टेशन ले जा रही होती है तो वो रास्ते में पुलिस से कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है, मतलब कि यहाँ पर वो बहाना बनाता है। तो गाइस, यहाँ पर दिखाया जाता है कि जिस समय चिहुन जुंजे को मारने के लिए नामदो को वो जो जहरीली मतलब पॉइज़न होता है वो ऑफ़र करता है तो वो 2 बोतल्स में ऑफ़र करता है। तो उस समय में दिखाया जाता है कि नामदो सिर्फ उससे एक ही बोतल लेता है, तो जो बाकी की एक बोतल है यानी कि वो चिहुन के पास है अभी। तो यहाँ पर आगे दिखाया जाता है कि जब वह वॉशरूम में जाता है तो वो काफ़ी रोता है, रिग्रेट कर रहा होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब आगे क्या होगा क्योंकि उसकी माँ को भी पकड़ लिया गया है। उसकी पूरी लाइफ मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि वो जो उसके पास जहर की शीशी होती है वो उसे खुद ही पी लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब पुलिस उसे पुलिस स्टेशन में लेकर आ जाती है और चिहुन से पूछताछ करती है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी तबीयत कुछ ख़राब होने लग जाती है क्योंकि उसने जहर ले लिया है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो चेयर से गिर जाता है और वह अपनी आखिरी सांसें लेने लग जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जब ये सब कुछ होता रहता है उस मतलब वो रूम में, तो वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो जाते हैं दूसरे रूम में जहाँ पे कि उसकी माँ से पूछताछ होती रहती है और वहाँ पे वो दूसरा पुलिस वाला होता है तो उसे बताया जाता है कि किस तरह से चिहुन एकदम बेहोश हो गया और उसकी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है। तो ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो वो एकदम परेशान हो जाती है और दौड़ते हुए उसके रूम में आती है। वो रूम में देखती है तो उसका बेटा ज़मीन पर लेटा हुआ होता है। वो उसके पास जाती है, क्या हुआ क्या हुआ? तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि चिहुन उससे कहता है कि आपका बेटा होना मेरे लिए सबसे बड़ा श्राप है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि गाइस चिहुन यहाँ पे मर गया है। उसकी माँ काफ़ी रिग्रेट फील कर रही होती है कि उसने सब कुछ अपने बेटे के लिए किया लेकिन उसका बेटा ही अब इस दुनिया में नहीं रहा। सो गाइस, चिहुन की कहानी अब ख़त्म हो चुकी है पूरी तरीके से क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। गाइस, वैसे चिहुन इतना बुरा भी नहीं था। स्टार्टिंग में वो काफ़ी अच्छा था, अपने भाई को भी सपोर्ट कर रहा होता है, अपने फादर से भी बोल रहा होता है कि आप जुंजे के साथ पैचअप कर लीजिए और इसे घर वापस लेके आइए। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके फादर नहीं है और वो सिर्फ
जुंजे को ही प्यार करते हैं। इतने सालों से वो उनके साथ रह रहा था लेकिन वो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, और जो भी सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो सब उसी को देने वाले, उसे कुछ भी नहीं देने वाले, मतलब उसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। जिस तरह से जिहुन उन्हें अपने फादर की तरह प्यार करता था, उनकी रिस्पेक्ट करता था, मतलब कि उसे दूसरी साइड से पता चल जाता है कि उसके फादर उसे प्यार नहीं करते, सिर्फ अपने रियल बेटे को ही प्यार करते हैं। और दूसरी उसकी माँ की बातें, उस सब से वो इतना ज़्यादा मतलब कह लीजिए कि अपनी माँ के कंट्रोल में चला जाता है कि वो बुरा बन जाता है, लेकिन एक्चुअली में वो इतना बुरा था नहीं। सो गाइज़ आगे चलते हैं कहानी में क्या होता है। तो गाइज़ आगे कहानी में दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जलपरी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। ऑपरेशन होने में कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं। वहीं पर दिखाया जाता है कि वेटिंग रूम में, मतलब वेटिंग एरिया में तेहो, नामदो और जुंजे होते हैं, वो सब काफ़ी परेशान होते हैं उसके लिए। लेकिन फिर दिखाया जाता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और जलपरी को एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि डॉक्टर बाकी सबसे कहते हैं कि ये तो वाकई में चमत्कार है, गोली इतनी ज़्यादा मतलब अंदर लगी हुई थी और इतना सारा खून बह रहा था, कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, डेंजर थी, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ठीक हो गई, मतलब कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। हमें तो उम्मीद नहीं थी जब हमने इनकी हालत देखी थी कि हम इन्हें बचा पाएंगे, ये तो सही में एक चमत्कार हो गया है। डॉक्टर्स आगे कहते हैं कि ये अभी स्टेबल है और अभी ये कुछ समय के लिए दवाइयों की नशे की वजह से बेहोशी की हालत में है। अब जब ये होश में आएंगी तो हमें बाकी कंडीशन इनकी कैसी है जब पता चलेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद जुंजे को काफ़ी रिलैक्स फील होता है, यानी कि उसकी जान में जान आती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि जलपरी खतरे से बाहर है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे जलपरी के पास बैठ जाता है और उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा होता है। गाइस फिर वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चासिया सोती रहती है तो उससे भी कुछ ड्रीम्स नज़र आते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। कौन सा ट्विस्ट आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। यहाँ पर उसे सपने में दिखाई देता है कि उसको भी पास्ट में उसका हस्बैंड अपनी पहली रात के दिन, मतलब पहली रात पे, फर्स्ट नाइट पे छोड़ के चला गया था। तो गाइज़ आप लोग सोच सकते हैं कि वो किसकी वाइफ थी। जी हाँ, वो दामरोंग की वाइफ थी पास्ट में, और दामरोंग ही था जो कि जलपरी के लिए यानी कि सेवा के लिए पास्ट में अपनी वाइफ को अपनी फर्स्ट नाइट पर छोड़ के चला जाता है। तो गाइस था ना ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, क्योंकि पास्ट में जो दामरोंग की वाइफ होती है वो कोई नहीं बल्कि चासिया ही होती है, जिसे छोड़कर दामरोंग सेवा को ढूंढने के लिए रात को निकल पड़ता है समुद्र की तरफ। सो गाइस आगे कहानी में दिखाया जाता है, वहाँ पर दिखाया जाता है आगे कि चासिया की भाभी अपने हस्बैंड से लड़ रही होती है, उससे मतलब बहसबाजी कर रही होती है कि अगर मेरी जान को खतरा होता तो क्या तुम मेरी जान बचाने के लिए गोली खा लेते, क्या तुम ऐसा कर लेते। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि चासिया आ जाती है और चासिया पूछती है कि क्या बातें हो रही है, कौन सी गोली खाने की बातें हो रही है, आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पर चासिया की भाभी उससे कहती है क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि कल रात क्या हुआ है। तो चासिया कहती है क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। तो वहाँ पर वो उससे कहती है कि अरे तुम्हारा जो दोस्त है जुंजे, उसकी गर्लफ्रेंड, उसने उसकी जान बचा ली, उसको गोली लगने वाली थी लेकिन तुम्हारी दोस्त की जो गर्लफ्रेंड थी वो सामने आ गई और उसने गोली खा ली और वो अब हॉस्पिटल में है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जुंजे की माँ जलपरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि वह जुंजे के साथ बैठी हुई होती है। तो वह जुंजे से कहती है कि मैं और सिमचन ये सब कुछ होने से पहले हम लोग एक दिन पहले बातें कर रहे थे, जहाँ पर कि जलपरी जो मतलब सिमचन है वो उन्हें एक छोटी मरमेड यानी कि छोटी जलपरी की कहानी सुना रही होती है। वह उसमें बता रही होती है कि किस तरह से वो जलपरी उस राजकुमार के लिए ज़मीन पर आई हुई होती है, अपने फ़ायदे के लिए वो ज़मीन पर आती है। वो कह रही होती है उससे कि वो अपने फ़ायदे के लिए आई थी ज़मीन पर उस राजकुमार के लिए, इसलिए वो गायब हो जाती है। लेकिन वहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि जुंजे की माँ उससे कहती है नहीं, वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं आई थी बल्कि वो अपने प्यार के लिए आई थी। जुंजे की माँ वहाँ पर कहती है उससे कि मरमेड की एक कहानी तो ऐसी भी है जिसमें दोनों ही खुशी खुशी रहते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। कुछ बच्चे ज़मीन पर रहते हैं और कुछ बच्चे पानी में रहते हैं। वो उससे कहती है कि मौसम का अंदाज़ा वो बच्चे बताते रहे जो कि ज़मीन पर रहे थे। इस तरह से ये सारी बातें जुंजे की माँ जुंजे को बता रही होती है। तो फिर जुंजे उससे कहता है माँ क्या कोई ऐसी कहानी भी है। तो यहाँ पर जुंजे की माँ उससे कहते हैं हाँ, तुम्हें याद नहीं है क्या, बचपन में हमेशा मैं तुम्हें ये कहानी सुनाया करती थी और सारी कहानियों में से तुम्हारी ये कहानी सबसे फेवरेट थी। फिर आगे दिखाया जाता है कि जुंजे की माँ
जुंजे को कुछ सामान देती है जो कि वो सेक्रेटरी किम की वाइफ को देने के लिए बोलती है। फिर दिखाया जाता है कि जुंजे उनके रूम में जाता है सेक्रेटरी के, तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि नामदो भी आ जाता है। नामदो भी उनकी वाइफ से, सेक्रेटरी की वाइफ से हेलो हाय मतलब बोल रहा होता है। तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी को कुछ पास्ट की यादें दिखाई दे रही होती है, जिनमें कि हमने जैसे लास्ट टाइम देखा था कि उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें वो छुपा रहे होते हैं सबसे। तो उनके सामने नामदो के चेहरे वाला एक इंसान आ जाता है पास्ट में, जिसे देख के वो वहाँ पर डर जाते हैं। लेकिन गाइस एक्चुअली होता क्या है कि पास्ट में भी जो नामदो के चेहरे वाला सिपाही होता है वो उनकी मदद करता है और उनको वहाँ से निकलने में मदद करता है। वो वहाँ पर उन्हें कुछ पैसे देता है और एक घोड़ा देता है और वो सरदार से बचने के लिए उनकी मदद करता है और उन्हें वहाँ से निकाल देता है। ये सब कुछ सेक्रेटरी अपने सपने में देख रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी को होश आ जाता है, यानी कि वह कोमा से बाहर आ गए हैं। तो जब दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी को होश आ जाता है तो वो देखते हैं कि उनके सामने नामदो खड़ा होता है। तो नामदो को वो पार्कमो कह के बुलाते हैं, क्योंकि जैसे कि वो सपने में देखते हैं कि उनकी जान बचाई थी एक सिपाही ने, तो वो सिपाही अपना नाम वहाँ पर पार्कमो बताता है। तो जब उन्हें होश आता है और वो अपने सामने नामदो को खड़ा हुआ देखते हैं तो वो उसे पार्कमो के नाम से बुलाना शुरू कर देते हैं। जब सेक्रेटरी नामदो को देखते हैं तो वो उससे कहते रहते हैं कि पार्कमो, लेकिन नामदो कहता है नहीं मेरा नाम तो नामदो है, मेरा नाम पार्कमो नहीं है। जब वो जुंजे को देखते हैं तो उसे देख के वो दामरेओंग कहते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो जुंजे को जुंजे ही कहते हैं और उससे कहते हैं जुंजे मैंने बहुत लंबा सपना देखा अभी। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे उनसे कहता है शुक्रिया मेरा दोस्त बनने के लिए, तब भी और अब भी। क्योंकि गाइस जुंजे को तो सब कुछ पता ही है कि पास्ट में वो दामरंग था और किस तरह से उसका कौन दोस्त था कौन दुश्मन था उसे सब कुछ याद है। इसलिए यहाँ पर वो सेक्रेटरी किम का धन्यवाद करता रहता है, क्योंकि पास्ट में भी वो उसकी काफ़ी मदद करता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जुंजे और नामदो दोनों ही जलपरी के रूम में बैठे हुए होते हैं। वो लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब जलपरी को होश आएगा, क्योंकि जलपरी को अभी तक होश नहीं आया है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि नामदो जुंजे से कहता है कि इसको अब तक तो होश आ जाना चाहिए था, काफ़ी समय हो गया है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि नामदो जुंजे से कहता है कि मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी उस दिन पुल पर जब तुम दोनों बातें कर रहे थे कि यह कोई नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि यह एक जलपरी है, यानी कि एक मरमेड है। ये सारी बातें सुनने पर जुंजे कुछ नहीं कहता है, वो बिल्कुल शांत होता है। तो नामदो से कहता है तुम क्या टेंशन में आ गए हो कि अब मुझे जलपरी की सच्चाई पता है कि वो नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि एक जलपरी और मरमेड है, तो तुम्हें क्या डर लग रहा है। तो फिर दिखाया जाता है कि जुंजे कहता है हाँ क्योंकि तुम कुछ ऐसे ही इंसान हो, तुम पर मतलब ऐसे वो ऐसे बोलता है नामदो से। तो उस पर नामदो उससे कहता है, तो नामदो वहाँ पर जुंजे से कहता है कि माना कि मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है, पैसे को ही मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, लेकिन मेरे कुछ और भी असूल है जिसमें कि मैं अपने दोस्तों और दुश्मनों का कोई भी कर्ज नहीं रखता हूँ। माना कि जलपरी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन उसने मेरे दोस्त सबसे अजीज दोस्त यानी कि जुंजे की जान बचाई है, उसकी जान बचाने के लिए उसने गोली खाई है, तो मैं उसके साथ कुछ नहीं करूँगा यार, मैं उसे कुछ नहीं होने दूँगा। तभी दिखाया जाता है कि एकदम से आवाज़ आती है कौन जुंजे, जुंजे सिर्फ मेरा है, जुंजे किसी का नहीं है। तो गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है कि जलपरी को होश आ जाता है। जब नामदो और जुंजे देखते हैं कि जलपरी को होश आ गया है तो वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। जुंजे तो इतना खुश हो जाता है कि वो इमोशनली हो जाता है जलपरी को देखकर और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गाइस यहाँ पर ये जो आंसू है वे खुशी के होते हैं क्योंकि जलपरी को होश आ गया है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन से कांगसुई को जेल में भेजा जा रहा होता है। तो वहाँ पर मीडिया होती है, काफ़ी सारी भीड़ होती है। तो वहाँ पर जुंजे की माँ भी होती है, मतलब जाती है उसे देखने के लिए। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि कांगसुई जुंजे की माँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई हो, सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि वो मेरा बदला ज़रूर पूरा करेगा, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। इस तरह से वो चिल्ला रही होती है। गाइस यहाँ पर जो वो कहकर किसी को मेंशन कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो यहाँ पर मादया की बात कर रही है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि मादया सब कुछ भूल चुका है, उसकी याददाश्त को पहले से ही जलपरी ने मिटा दिया है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये जो सारी कांगसुई बिहेव ऐसे कर रही होती है, ये सब कुछ भी
मादया अपने टीवी पे न्यूज़ पे मतलब देख रहा होता है। तो लेकिन मादया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि उसकी सारी मेमोरीज़ पहले से ही मिटा दी गई है। तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और डिस्टर्ब सा रहता है। तो फिर वो अपना फ़ोन चेक करता है तो उसमें सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट नंबर होता है। वो कॉन्टैक्ट नंबर होता है उस डॉक्टर का जिसके पास वो जाता था ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो फिर वो उसी को कॉन्टैक्ट करता है। तो जब वो उसे डॉक्टर के पास कॉल करता है तो डॉक्टर दूसरी साइड से बोलते हैं, क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ है। तो वहाँ पर वो मादया उसे कहता है कि मुझे आपसे मिलना है, तो मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर दिखाया जाता है कि जब डॉक्टर मादया से बात कर लेता है तो उसके बाद वो तुरंत जुंजी को कॉल करता है और उसे बताता है कि मादया आज मेरे पास आ रहा है मिलने के लिए। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजी कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ आपके पास, तो आप वहाँ पर हमारा इंतज़ार करना और मादया को कहीं पर जाने मत देना। तो हमें आगे दिखाया जाता है कि जुंजे भी फिर पुलिस को कॉल कर देता है, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि मादया आज डॉक्टर से मिलने के लिए आ रहा है, मैं भी जा रहा हूँ और आप सब भी वहाँ पर आ जाइए। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि मादया डॉक्टर के साथ बैठा हुआ होता है और वो उससे कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं नहीं जानता अपने बारे में कुछ भी, बस मैं एक मरमेड यानी कि एक जलपरी को बनाता रहता हूँ, अगर आप मेरी कुछ मदद कर सके तो इसमें बहुत अच्छा होगा। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि मादया डॉक्टर से कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जुर्म की सज़ा भुगत रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या गलत किया है और किस लिए मुझे ये सज़ा मिली है। तो वहाँ पर आगे दिखाया जाता है कि डॉक्टर मादया को हिप्नोटाइज़ कर देता है। जब मादया को हिप्नोटाइज़ कर दिया जाता है तो वो अपने पास्ट में चला जाता है और पास्ट में देखता है कि किस तरह से जब वो सरदार बना हुआ होता है पास्ट में उसका अंत होता है। तो गाइज़ यहाँ पर दिखाया जाता है कि पास्ट में जब सेवा और दामरोंग मर चुके होते हैं तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि सरदार और सरदार की जो कॉन्क्यूबिन होती है उन्हें पकड़ने के लिए दामरोंग का दोस्त और जो पार्क मूव उसकी उस समय मदद करता है वो लोग आते हैं और वो लोग उन्हें घेर लेते हैं। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो सरदार का ही सिपाही होता है पार्क मूव। तो वहाँ पर सरदार उसे कहता है तुम तो मेरे सिपाही थे, मैंने तुम्हें अपने मतलब अपॉइंट किया था, तो तुम मेरे खिलाफ़ कैसे जा सकते हो और मुझे मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि पार्क मूव उससे कहता है कि तुम्हें याद है तुमने एक व्यापारी को मारा था। गाइस उसमें जब हमें दिखाया जाता है कि एक व्यापारी जो कि उस समय सरदार को धमकी दे रहा होता है कि अगर तुम अपने काले धंधे और मछुआरों से ज़्यादा कैश टैक्स लेना बंद नहीं करोगे तो वो तुम्हारी शिकायत कर देगा, जिससे कि वो मार देता है उस टाइम पे। तो वो वहाँ पर बताता है कि मैं उनका ही बेटा हूँ। तो गाइस वो जो पार्क मूव होता है वो वही होता है जो हमारा प्रेजेंट में नामदो है। तो वो वहाँ पर अपने फादर का बदला लेने के लिए आता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो सरदार को मार देता है। जी हाँ, पास्ट में सरदार को मारने वाला और कोई नहीं होता बल्कि कि नामदो या फिर आप कह लीजिए पार्क मूव होता है। इसी तरह से कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जो जुंजी का दोस्त होता है यानी कि सेक्रेटरी किम, वो भी अपने सैनिकों से कहते हैं कि जो सरदार की कॉन्क्यूबिन है उसे जहर पिलाकर मार दिया जाए। तो यहाँ पर उस सरदार की जो कॉन्क्यूबिन होती है उसे वो जहर पिलाया जाता है, जिस जहर को जुंजी की सौतेली माँ इस समय प्रेजेंट में यूज़ कर रही होती है उसके फादर को मारने के लिए और बाकी सारी क्राइम करने के लिए। तो गाइस वहाँ पर दिखाया जाता है कि बाकी सारे सैनिक सरदार की कॉन्क्यूबिन यानी कि उसकी पत्नी को वो जहर पिला देते हैं और उसे भी मार देते हैं। तो इस तरह से गाइस पास्ट में सरदार और उसकी पत्नी का अंत होता है। तो गाइज़ यहाँ पर दिखाया जाता है कि मादया सब कुछ देख लेता है तो वो सब कुछ समझ जाता है। जब वो होश में आता है तो वो डॉक्टर को देखता है और उससे कहता है तुम्हें सब कुछ पता था ना, क्योंकि तुम पिछले जन्म में मेरे ही पास काम करते थे, मेरे नौकर थे, तुम्हें सब कुछ पता था और तुम मेरे मतलब प्रेजेंट को भी देख रहे हो और तुमने मेरा पास्ट भी देखा है, लेकिन तुमने मुझे फिर भी कुछ नहीं बताया। तो वहाँ पर मादया उससे कह रहा होता है कि क्या तुम भी मेरे अगेंस्ट हो, तुम भी समझते हो कि मैं गलत हूँ। तो ऐसा दिखाया जाता है कि डॉक्टर कुछ कह ही नहीं पाता कि तभी मादया उसे मारने की कोशिश करने लग जाता है। जब मादया डॉक्टर को मार रहा होता है मतलब उसकी जान लेने वाला होता है तो तभी वहाँ पर हमारा हीरो यानी कि जुंजे पहुँच जाता है। जुंजे को देखकर मादया जुंजे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस मादया को पकड़ लेती है। फिर पीछे से वहाँ पर नामदो भी आ जाता है। जब मादया नामदो को देखता है तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है। वो उसे गुस्से से इसलिए देख रहा होता है क्योंकि पास्ट में यानी कि सरदार को मारने वाला नामदो ही होता है, इसलिए वहाँ पर वो मादया उसे काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है। तो इस पर नामदो कहता है कि ये मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहा है, मैं तो इससे पहली बार मिला हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि चासिया
जलपरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि उस समय जलपरी सो रही होती है, तो जो चासिया होती है वो फूल का बुके लेकर आती है, तो वो वहाँ पर उस बुके को रख के जाने ही वाली होती है। तभी जलपरी कहती है, क्यों ऐसे ही जा रही हो बिगर मिले? चासिया उससे कहते हैं, नहीं तुम सो रही थी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तो फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जलपरी उससे कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक अच्छा सा और प्यारा सा लड़का मिले जिसके साथ तुम अपनी आगे की लाइफ बिता सको खुशी खुशी। तो यहाँ पर चासिया उससे कहते हैं, क्या तुम मुझे प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हो कि मुझे जुंजे से दूर रहना है? तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि चासिया उससे कहती है, डोंट वरी, तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जुंजे तुमसे प्यार करता है, मुझसे नहीं। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि उससे जलपरी कहती है कि नहीं तुम वाकई बहुत अच्छी लड़की हो और मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। गाइस फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि चासिया हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है तो उसे वहाँ पर तेहो मिलता है। तो तेहो उससे कहता है, अरे तुम, अच्छा ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। तो गाइस दिखाया जाता है कि तेहो और चासिया दोनों घर की तरफ के लिए जा रहे होते हैं। जिस समय वो जा रहे होते हैं मतलब रोड से, तो वहाँ पर बर्फ़बारी होना शुरू हो जाती है। काफ़ी अच्छा और रोमांटिक सा लोकेशन या फिर कह लीजिए वेदर हो जाता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि तेहो अपने फ़ोन से दोनों की फ़ोटो निकालने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब चुपके से नॉर्मली। तो फिर ये सब कुछ वो देख लेती है चासिया, तो चासिया उससे उसका फ़ोन ले लेती है और उससे कहती है, लाओ मैं निकालती हूँ एक अच्छी सी फ़ोटो। जो वो फ़ोटो ले रही होती है तो फिर उसके बाद वो उसके फ़ोन में गैलरी में चली जाती है और कहती है कि चलो मैं देखती हूँ कि तुमने अब तक मेरा कौन कौन सा फ़ोटो लिया है। तो गाइस वो उसके जब फ़ोन में चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका एक भी फ़ोटो नहीं है। यानी कि उसे पता चल जाता है कि जितना भी फ़ोटो वो ले रहा होता था और वो सोच रही होती कि वो मेरे फ़ोटोज़ ले रहा है, वो उसके नहीं बल्कि कि सिमचन यानी कि जलपरी के फ़ोटोज़ ले रहा होता था। तो यहाँ पर चासिया को पता चल जाता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता बल्कि वो भी उस जलपरी को ही पसंद करता है। तो वहाँ पर उसे कहते, क्या तुम भी उसी को पसंद करते हो? वहाँ पर चासिया उससे कहती है कि फिर तुमने मुझे आई लव यू क्यों बोला। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि चासिया को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो तेहो को उसका फ़ोन देकर वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि चासिया का कोई पीछा कर रहा होता है। तो चासिया सोचती है कि तेहो मेरे पीछे आ रहा है, तो वो एकदम से कहती है कि मैंने कहा ना मेरे पीछे मत आओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन गाइस जब चासिया मुड़ कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पीछे तेहो नहीं बल्कि कोई और आदमी है जो कि कोई सनकी सा है, स्टॉकर सा, मतलब उसका पीछा कर रहा है, जिसे देखकर चासिया काफ़ी घबरा जाती है। तो वहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि जब वो काफ़ी परेशान और वो चिल्लाने लग जाती है तो वहाँ पर तेहो आ जाता है। तेहो उस सनकी इंसान को वहाँ से भगा देता है, उससे पीट पाट के जो भी वहाँ पर होता है वहाँ पे। फिर दिखाया जाता है कि चासिया काफ़ी परेशान हो जाती है, मतलब वो रोने लग जाती है, काफ़ी डरी हुई और सहमी हुई होती है। तो तेहो उसे शांत कराता है, उसे कंफर्ट कराता है और उससे फिर गले लगाता है। फिर गाइस यहाँ पर काफ़ी रोमांटिक मोमेंट आता है। जी हाँ, यहाँ पर दिखाया जाता है कि चासिया और तेहो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। सो गाइस इससे यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को अब लाइक करने लगे हैं, इनकी भी लव स्टोरी अब शुरू होने लगी है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स और स्टाफ वगैरह होता है वो सिमचैन की मतलब काफ़ी उसकी मतलब तबीयत और उसकी एकदम रिकवरी वगैरह को देखकर काफ़ी शॉक होते हैं। तो वो लोग वहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस केस को हम लोग डिबेट में मतलब प्रेजेंट करेंगे सबके सामने, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पेचीदा और काफ़ी अजीब सा केस है। तो वो लोग ऐसे बोल रहे होते हैं तो ये सारी बातें जुंजे सुन लेता है और वो टेंशन में आ जाता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो जलपरी की सच्चाई सब लोगों के सामने आ जाएगी। तो गाइज यहाँ पर जुंजे अपनी वही पुरानी ट्रिक आजमाता है। वो वहाँ पर एक डॉक्टर की आईडी चुरा लेता है और अपना गेटअप चेंज करके डॉक्टरों के स्टाफ रूम में घुस जाता है और वहाँ पर जाकर वो जलपरी की सारी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह जो भी उनके पास डाटा होता है जलपरी का रिलेटेड उस सभी को डिलीट कर देता है और फिर जलपरी को उस हॉस्पिटल से लेकर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जुंजे जलपरी को लेकर घर आ जाता है। तो जुंजे जो है ना बिगड़ डिस्चार्ज करे हुए आता है अचानक से। तो वहाँ पर जो भी हॉस्पिटल के पेमेंट्स और बिल वगैरह होते हैं वो सब कुछ वहाँ पर जलपरी को लाने से पहले बेड पर छोड़ के आ जाता है उनके पेमेंट्स। फिर हमें जब दिखाया जाता है कि घर आ जाते हैं तो जलपरी को काफ़ी दर्द हो रहा होता है, क्योंकि गोली लगने से जो जलपरी है उसकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो चुकी है, कमज़ोर हो गई है जलपरी। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जुंजे उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ सोने के लिए, लेकिन जलपरी उससे मना कर देती है, क्योंकि जलपरी नहीं चाहती कि जुंजे को पता चले कि वो अभी भी तकलीफ़ में है, तो वो उससे मना कर देती है।
फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि जुंजी की माँ जुंजी के घर में वापस आ जाती है, मतलब घर पे प्रॉपर तरीके से आ जाती है रहने के लिए। तो उन्हें घर तक ड्रॉप करने के लिए चाचा की भाभी आती है, लेकिन जुंजी की माँ उसे अपने घर में इनवाइट ही नहीं करती। तो चाचा की भाभी अपने घर वापस चली जाती है। जब चाचा की भाभी अपने घर वापस जाती है तो उसका हस्बैंड उसे एक पेयर शूज़ देता है और कहता है लगता है कि वो यहाँ पर छोड़ गई है, मतलब जुंजी की माँ के शूज़ है वो यहाँ पर छोड़ गई है। तो चाचा की भाभी कहती है चलो मैं ये देख के आती हूँ। तो हमें आगे दिखाया जाता है कि चाचा की भाभी अपने हस्बैंड के साथ जुंजी के घर जाती है और उनकी माँ को वो शूज़ दे देती है। तो वो लोग मेन गेट पे ही खड़े होते हैं। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि चाचा की भाभी का हस्बैंड यानी कि जो चाचा का भाई होता है वो कहता है कि मुझे पानी चाहिए, मतलब प्यास लगी है। तो इस तरह से दिखाया जाता है कि वो लोग जुंजी के घर में अंदर एंट्री ले लेते हैं। तो वो उन सबको फिर घर में इनवाइट करती है। तो उसे कहती है आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। तो वहाँ पर चाचा की भाभी उनसे पूछती कि क्या आपका बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड घर पे है। तो जुंजी की माँ कहती है हाँ वो लोग घर पे है, ऐसा कीजिए आप लोग बैठिए मैं उन्हें बुलाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि जब जुंजी की माँ उन लोगों को बुलाती है तो जलपरी, तेहो, नामदो और जुंजे सभी लोग नीचे आ जाते हैं। तो जब चाचा की भाभी उन्हें देखती है जुंजे को तो कहती है मिस्टर जे। सो गाइस यहाँ पर हमें फिर से थोड़ा सा ट्विस्ट टाइप लगता है, क्योंकि जुंजे जब उनके साथ फ्रॉड करने के लिए चाचा की भाभी के घर पे जाता है तो वो मिस्टर जे बन के जाता है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं वो उन्हें के साथ फ्रॉड करना चाहता था, मतलब उन्हें लूटना चाहता था। तो यहाँ पर जब उसकी भाभी उसे देखती है तो वो काफ़ी एकदम शॉक सी होती है। तो फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जलपरी उनसे कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी, क्या आप लोग मेरे साथ अंदर आओगे। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि चाचा की भाभी और उसका हस्बैंड जलपरी के साथ अंदर चले जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर जलपरी अपनी मैजिक ट्रिक, मतलब अपनी जादू या फिर कह लीजिए मैजिक ट्रिक से उनकी सारी मेमोरीज़ को इरेज कर देती है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं होता पास्ट के बारे में, तो वो काफ़ी अच्छे से मिल लेते हैं। इस तरह से जुंजे की माँ को भी कुछ नहीं पता चलता कि जुंजे किस तरह से काम किया करता था, मतलब कौन से वो गलत काम किया करता था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रात के टाइम पे नामदो जलपरी से कहता है यार तुम कितनी अमेजिंग हो ना, तुम्हारे पास कितनी मतलब इतनी अच्छी मैजिक ट्रिक है, तुम तो लोगों की मेमोरीज़ इरेज कर देती हो। तुमने मेरी भी मेमोरीज़ इरेज की थी और हाँ तुमने जुंजे की भी मेमोरी इरेज की थी ना, क्योंकि जब ये स्पेन से आया था इसे कुछ भी याद नहीं था। तो फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि नामदो जलपरी से कहता है ऐसा करता है कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। तो फिर जलपरी से कहते हैं नहीं, अगर मैं बिज़ी हो गई तो फिर मेरे पास जुंजे के लिए टाइम नहीं रहेगा और मुझे अपना टाइम सिर्फ जुंजे के साथ स्पेंड करना है। ये बात सुन के जुंजे काफ़ी खुश हो जाता है। तो यहाँ पर फिर नामदो कहता है अच्छा ओ, फिर वो उससे कहता है अगर फ्यूचर में तुम्हारा कभी ब्रेकअप हो जाए तो प्लीज़ तुम मेरे पास आ जाना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि नामदो जलपरी को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे जुंजे काफ़ी जेलस हो जाता है और वो जुंजे से मतलब नामदो से कहता है नहीं नहीं दूर हटो, इससे दूर हटो, मेरी गर्लफ्रेंड से दूर हटो। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जिस समय मतलब जुंजे ऐसे ही मजाक में नामदो को दूर कर रहा होता है जलपरी से, तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जलपरी के सीने में दर्द होने लगता है। तो नामदो और जुंजे दोनों ही देख के परेशान हो जाते हैं, उससे पूछते क्या हुआ, तुम ठीक नहीं हो क्या, हम लोगों ने हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज ले लिया है इसीलिए तुम्हारे सीने में दर्द हो रहा है क्या। तो जलपरी कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। फिर दिखाया जाए कि रात को वो दोनों लेट जाते हैं, तो लेकिन जुंजे को पता होता है कि जलपरी अपना दर्द छुपा रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि जुंजे जलपरी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। जलपरी आती है तो फिर उसे पता चलता है कि जुंजे और उसे छोड़कर आज घर में कोई भी नहीं है, मतलब कि वो दोनों आज घर पर अकेले हैं। तो वहाँ पर जलपरी जुंजे से पूछती है कि बाकी सब लोग कहाँ गए हैं। तो इस पर जुंजे उसे कहता है कि बाकी सबको मैंने घर से बाहर भेज दिया है। तो जलपरी पूछती है क्यों। तो इस पर जुंजे कहता है क्योंकि आज हम दोनों का टाइम है, हम दोनों एक दूसरे के साथ आज टाइम स्पेंड करेंगे अकेले। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो दोनों अपना टाइम मतलब साथ में स्पेंड करते हैं। फिर शाम के टाइम पे जुंजे उससे कहता है जलपरी से जाओ अच्छे से रेडी होके आओ, हम दोनों डिनर करेंगे। फिर दिखाया जाता है जलपरी काफ़ी अच्छे से रेडी होके आती है डिनर पे, वो लोग डिनर करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वो लोग पूल साइड पर बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। तो जुंजे उससे कहता है कि मैं जानता हूँ जलपरी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, अब तुम पहले जैसे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रही हो। उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हें गोली लगने की वजह से हुआ है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा दर्द हो रहा है तो जलपरी मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम वापस समुद्र में जा सकती हो। वहाँ पर जुंजे जलपरी से कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही करूँगा, चाहे तुम्हें वापस आने में कितने ही साल क्यों ना लग जाए, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा।
तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जलपरी जुंजे से कहती है कि हो सकता है कि मैं कभी वापस ना आऊँ। तो इस पर जुंजे उसे कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम कभी वापस नहीं आओगी तो हम फिर अगले जन्म में मिलेंगे और अगले जन्म में भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इस पर जलपरी उससे कहते हैं कि तुम क्यों दर्द में रहोगे, क्यों इतना दर्द सहोगे। तो इस पर जुंजे उससे कहता है कि क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार करना चाहता हूँ। जुंजे वहाँ पर जलपरी से एक बात और कहता है। वो कहता है कि सुनो, जाने से पहले मेरी मेमोरीज़ को इस बार इरेज मत करना, क्योंकि अगर मेरे पास मेरी मेमोरीज़ रहेंगी तो मुझे याद रहेगा कि मेरे जीने की वजह क्या है। तो इस पर जलपरी उससे कहती है हाँ ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है। सो गाइस, यहाँ पर दिखाया जाता है कि जलपरी जुंजे को किस करती है। जी हाँ, यहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और खूबसूरत या फिर कह लीजिए स्वीट क्यूट मोमेंट ये दिखता है। काफ़ी अच्छा लगता है इस सीन को देखकर। तो गाइज़, इस किस के साथ ही यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, इस बार जो जलपरी ने जुंजे को किस किया है, क्या उसने उसकी मेमोरीज़ को इरेज किया है या नहीं किया है, आगे क्या होगा ये अब हम जानेंगे अगले एपिसोड यानी कि लास्ट एपिसोड में, क्योंकि ये हमारा 19 एपिसोड था। अब बस इसका एक ही एपिसोड बचा है 20। तो अब हमें आगे पता चलेगा कि जलपरी का जुंजे को किस करना, क्या उसकी मेमोरीज़ को इरेज करना था या नहीं। सो गाइज़, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और हाँ, हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सीरीज़ फिनिश होने वाली है क्या हो ही चुकी है समझिए, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही एपिसोड बाकी रह गया है। तो गाइज़, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।